नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रेरक संदेश साझा किया। अपने संस्कृत में लिखे संदेश में प्रधानमंत्री ने जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक सच्चाइयों को व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री के संदेश का उद्देश्य लोगों को आंतरिक संतोष और मानसिक शांति की महत्वता को समझाना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन में सच्ची खुशी और स्वास्थ्य केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अंदर से संतुलन और दया से प्राप्त होती है। सामाजिक और डिजिटल मीडिया पर इस पोस्ट को लोगों ने काफी पसंद किया है और इसे साझा कर प्रेरणा ली। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संदेश आधुनिक जीवन की व्यवस्थाओं और तनाव के बीच मानव मूल्य और नैतिकता की याद दिलाने वाला है। दिल्ली में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने रणनीतिक सुरक्षा सहयोग और रक्षा उपकरणों और द्विपक्षीय साझेदारी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत यूरोपीय संघ के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाना था। बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और सामरिक समझौते पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के दौरान अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि साझा हितों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रक्षा उद्योग और उसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और इसके साथ ही यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह की, जहां रक्षा को लेकर तमाम विचार विमर्श किया गया है। रणनीति सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले बैठक का आयोजन, साथ ही भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन होगा। कल से शुरू हो रहा है सत्र। बजट सत्र पर मंथन के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन, सभी दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बजट सत्र से पहले मंथन किया जाएगा। संसद के भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र से पहले बैठक का आयोजन होगा। संसद के भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। कल से शुरू हो रहा है सत्र। बजट सत्र पर मंथन के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन, सभी दलों की भागीदारी यहां सुनिश्चित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बैठक का आयोजन होगा। सत्र से पहले बता दें कि विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। सभी दलों की भागीदारी यहां मौजूद रहेगी। और इसके साथ ही दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र से पहले बैठक का आयोजन, संसद के भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन और कल से शुरू हो रहा है सत्र। बजट सत्र पर मंथन के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन, सभी दलों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पब्लिक सर्विस सेंटर में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में विकास कार्यों का उद्घाटन किया, नई परियोजनाओं की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट के तहत पार्क, सड़कें, सुरक्षा, साफ सफाई और पानी जैसी सुविधा सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन कामों को अपने हाथ में लिया है और इसका उद्घाटन किया है। पिछली सरकारों ने झुग्गी झोपड़ी निवासियों में डर फैलाया था कि मुफ्त बिजली और पानी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये लोग शांति और सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि उनकी सरकार झुग्गी झोपड़ी निवासियों को एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया और नए विकास कार्यों की सराहना की। इस पहल से राजधानी के झुग्गी झोपड़े इलाकों में जीवन स्तर सुधारने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड पहली बार हुआ। इस बार हमने ये पूरी तरीके से योजना बनाई कि झुग्गी बस्तियों में जितना नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क, बस्ती विकास केंद्र, ये सारे के सारे काम होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नरकीय जिंदगी में ये लोग जी रहे हैं और उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे वहाँ काम हो जाए, ये सारे काम सरकार ने अपने हाथ में लिए और आज उसमें से बहुत सारे कामों का इनॉग्रेशन, जो शिलान्यास और इनॉग्रेशन दोनों काम थे। तो मुझे लगा कि मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ भोजन करना
और उनके ही हाथों से इन कामों की शुरुआत करवाना इससे बेहतर क्या हो सकता है, ताकि वो एक जिंदगी जो डर की जिंदगी पिछली सरकारों के राज में कर रहे थे, उस राज में हमेशा उनको ये डराया जाता था कि बीजेपी आएगी तो तुम्हें बिजली फ्री बंद हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो पानी बंद हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो ये। आज इन झुग्गी वासियों को जब इस बात का पता चल रहा है कि हमारे यहाँ 700 करोड़ के काम हो रहे हैं, तो ना केवल उनको अपनी बेहतर और जिंदगी दिखाई दे रही है, सुखद भविष्य दिखाई दे रहा है, उनको विश्वास एक उनके अंदर जागा है कि हमारे लिए ये जो काम आज हो रहे हैं ये इससे पहले कभी नहीं हुए। ना उनके लिए कभी अटल कैंटीन जैसा कोई प्रोजेक्ट किया गया, ना उनके लिए कभी आरोग्य मंदिर जिसमें उनके लिए इतनी बेहतरीन सुविधाएं हैं वो उन्हें मिली है। तो आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं अपनी दिल्ली की सभी झुग्गी बस्ती के भाई बहनों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार आपके साथ है, आपके हर सुख में, आपके हर कष्ट में आपके साथ खड़े होकर काम करेंगे और एक बेहतर जिंदगी हमारे झुग्गी निवासियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झुग्गी वालों का कहना है कि बारात घर भी बनाया जाएगा। बिल्कुल, बारात घर भी और उनके लिए बस्ती विकास केंद्र भी, और जो भी हम उनके लिए फ्लैट के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसमें वो सारी सुविधाएं उन्हें मिले, एक सम्मानजनक जीवन जिसमें अपना टॉयलेट, अपनी जो उनमें बाथरूम है और बाकी चीजें जो रसोई, पानी, नल, ये सारी सुविधाएं उसके अपने घर में हो ताकि वो सुख का जीवन जी सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान और पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जनता दर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की तमाम समस्याएं सुनी। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया गया, फरियादों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द ही निस्तारण किया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के 1 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम धामी ने यह संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है और कहा कि ये कानून समान नागरिक अधिकारों को मजबूत करने और समाज में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी समुदायों के लिए कानून समान रहेगा और इससे सामाजिक बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस कानून का लाभ लेने और इसके उद्देश्य को समझने का आह्वान भी किया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बता दें कि 1 साल पूरा हुआ है, जहां सीएम धामी ने लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कानून मजबूत और सभी के लिए समान है और नागरिकों से इस कानून का लाभ लेने का आह्वान किया गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देश भर में सरकारी बैंक की हड़ताल जारी है। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिन की मांग रखी है। हड़ताल से बैंकिंग कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। केंद्र और बता दें कि आईबी और चर्चा में फंसे हुए हैं और हड़ताल में सभी प्रमुख सरकारी बैंक बता दें कि बैलेंस की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर मांग की जा रही है। हड़ताल जारी है जिससे कामकाज काफी ज्यादा ठप होता हुआ नजर आया है। देश भर में सरकारी बैंक की हड़ताल जारी है। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिन की मांग रखी है। हड़ताल से बैंकिंग कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और इसके साथ ही हड़ताल में सभी प्रमुख सरकारी बैंक वर्क लाइफ बैलेंस की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से काफी ज्यादा काम ठप होता हुआ नजर आ रहा है। हड़ताल से बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ है। देश भर में सरकारी बैंक की हड़ताल जारी है। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिन की मांग रखी है। हड़ताल से बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ है। हड़ताल के सभी प्रमुख सरकारी बैंक वर्क लाइफ बैलेंस की मांग करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसके साथ ही बता दें कि बैंक का सभी कामकाज ठप होता हुआ नजर आ रहा है।
बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने वीबीजी रामजी जागरण अभियान को लेकर कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जी राम जी बिल से जुड़ी सही और पूरी जानकारी ग्रामीणों और मजदूरों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए यह अभियान बेहद ही जरूरी है ताकि लोगों में किसी भी तरह का भ्रम न रहे। अरुण गोविल ने आरोप लगाया कि विपक्ष अक्सर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करता है, इसी कारण यह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसका पूरा उद्देश्य बेसिकली ये है कि पूरी जो जानकारी है जी राम जी के बारे में वो सभी मजदूरों तक, किसानों तक, सभी भाइयों बहनों तक ग्रामीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये और इसमें पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है, जो पेमेंट का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मनरेगा से यहाँ पर बीबी जी राम जी में। तो पूरी जानकारी, सही जानकारी पहुंच जाए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि विपक्ष की कोशिश होती है कि पूरी बात ना पहुंचे, सही बात ना पहुंचे लोगों तक। तो इसलिए ये कार्यक्रम इस तरह के अरेंज किए गए। राहुल गांधी जी ने मुद्दा बनाया है शायद नाम बदलने को लेकर, कहा कि गांधी जी के नाम बदल दिया, ये राम जी पर डाल दिया, इस तरह के मुद्दे बनाए गए। नहीं, उन्होंने खुद ही, जब उनके टाइम में ये सब योजनाएं थी तो वो दिन रात नाम ही बदलते रहते थे। उनको तो ये कहने का कोई हक है ही नहीं। और ये दूसरी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में इसकी जो भावना है वो महात्मा गांधी की ही भावना है। और अगर नाम, मान लीजिए नाम अब इसको दिया है, उन्हें प्रॉब्लम ये है राम के नाम से चिढ़े हुए। पूरे विपक्ष को सिर्फ राम के नाम से चिढ़ा और कोई चिढ़ नहीं है उनकी। अब परमात्मा का नाम अगर हमने साथ में अपने लगा लिया तो क्या प्रॉब्लम है? जो वो परमात्मा जो जिसने ब्रह्मांड रचा, जो हमें चला रहा है, जो सारा संसार चला रहा है, समझे ना, तो क्या प्रॉब्लम है? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने अपने आवास पर हमले की आशंका जताई है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फुलवारी शरीफ स्थित उनके घर पर पुलिस बल को तैनात किया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने घर के आसपास के इलाके में बता दी कि पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। शकील अहमद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है। और इसके साथ ही बता दें कि शकील अहमद ने हमले की आशंका जताई है और घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई है और हमले को रोकने की तैयारी यहां देखने को मिल रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। स्कूलों में बता दें कि अवकाश घोषित किया गया। कक्षा 1 से लेकर 12 तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मौसम की स्थिति के लिए सतर्क और लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी में अवकाश की घोषणा और इसके साथ ही लोगों से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक बता दें कि अवकाश की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मौसम की स्थिति के लिए सतर्क रहने और लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर आने जाने वाली 8 फ्लाइट्स को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया। हवाई अड्डे पर एयरलाइंस और यात्रियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले फ्लाइट शेड्यूल को ध्यान में रखें और इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे हवाई और सड़क मार्गों पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और आवश्यकता अनुसार यात्रा को स्थगित करने की सलाह दी है। और श्रीनगर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौसम को देखते हुए फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। 8 फ्लाइट्स को सुरक्षा कारणों के चलते रद्द किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, यात्रा स्थगित करने की अपील की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि मौसम को देखते हुए फ्लाइट्स रद्द की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से तमाम जानकारी प्राप्त करने की भी सलाह दी गई है।
कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कश्मीर के गेटवे काजीकुंड में लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं अनंतनाग जिले में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में बर्फ जम गई है। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से शहर पूरी तरह सफेद चादर में लिपट गया। बर्फबारी के कारण ठंड में इजाफा हुआ है और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं और उधर बनिहाल में हुई ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत से ढक गया। पर्वतीय मार्गों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यातायात पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बर्फबारी का दृश्य सीमित हो सकते हैं। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह के समय धुंध देखने को मिली है। राजघाट इलाके में दृश्य धूमिल होता हुआ नजर आया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। जहां एक और मैदानों में बारिश ने गर्मी से राहत दी, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां गुरुवार को 7 साल की सबसे गर्म जनवरी दर्ज की गई, वहीं आसमान से राहत की बूंदें बरसी हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के लिए गरज चमक और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि दिल्ली के लिए येलो अलर्ट लागू किया गया। आज हम आपको दिखाएंगे देश के हर उस हिस्से की तस्वीर जहां मौसम ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। दिल्ली में झमाझम बारिश, घने बादलों से दिन में छाया अंधेरा। तस्वीर राजधानी दिल्ली की। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में अचानक गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। दिल्ली में जहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं आज अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस अचानक बदलाव से दिन के समय ठंड से इजाफा महसूस किया जा रहा है। हालांकि बारिश के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया। पंजाब और हरियाणा के लिए गरज चमक और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर पानी भरने से यातायात धीमा हो गया और लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लिए गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब, हरियाणा से राजस्थान तक बारिश की मार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी मौसम ने करवट ली है। शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की गई। लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर दी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अचानक बदले मौसम के कारण ठंड और सर्दी, जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का जादू और खतरा। अब चलिए जम्मू की ओर, जहां भारी बारिश ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया। तेज बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हुई। दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए और जल भराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें हैं रिहायशी जिले के वैष्णो देवी भवन की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। श्रद्धालुओं के लिए ठंड बढ़ गई है, हालांकि दर्शन फिलहाल सुचारू है। जम्मू में बारिश बनी आफत। अनंतनाग जिले में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ गिरने के बाद चारों ओर बर्फ जमी दिखाई दे रही है। डोडा जिले के भलेसा और बदरवाह इलाके में घाटी में बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे ठंड में तेज इजाफा हुआ। बड़गाम जिले में भी दोबारा बर्फबारी शुरू होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। रामबन जिले के बटोत सहित ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का ये बदला हुआ रूप जहां कहीं राहत लेकर आया है, तो कहीं मुसीबतें भी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
मौसम का अलर्ट और कृषि प्रभाव। मौसम के इस बदलाव का असर कृषि पर भी पड़ सकता है। जहां बारिश कुछ फसलों के लिए फायदेमंद है, वहीं ज्यादा नमी सब्जियों और सरसों जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। आसमान से राहत या आफत, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। ठंड का ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी राहत कम है। 22 से 28 जनवरी के बीच हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानों में कई हिस्सों में महीने के आखिर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे नमी और ठिठुरन बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर देश के मौसम की तस्वीर इस वक्त काफी तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। मैदानों में जहां बारिश ने कई दिनों से जारी गर्मी से राहत दी, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड और मुश्किलें और बढ़ा दी है। दिल्ली, जिसने एक दिन पहले ही 7 वर्षों में सबसे गर्म जनवरी दिवस देखा, आज उसी दिल्ली में तापमान में करीब 8 डिग्री तक की गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव अस्थायी नहीं है। अगले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। अब सवाल बस यही है कि आखिर मौसम की ये मार कब तक यूं ही लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती रहेगी। आज देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई, वो साफ बताती हैं कि मौसम अब सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि अचानक असर दिखा रहा है। क्योंकि मौसम की ये मार अब थमेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सतर्कता ही इस बदलते मिजाज से सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।